हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है ओलंपिक ट्रैकर विद सतीश के सिंह जी। सतीश जी, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। करीब करीब 15 दिन की आपाधापी और उसके बाद कल यानी कि 8 अगस्त को समापन समारोह, यानी कि पर्दा गिर जाता है टोक्यो ओलंपिक्स का। वो टोक्यो ओलंपिक्स तो 2021 से पोस्टपोन होकर 2020 से पोस्टपोन होकर 2021 में आए, और वहां भी एक अंदेशा लगा रहा होंगे नहीं होंगे। लेकिन हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जापान की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, आईओसी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, दुनिया के सारे एथलीट्स की जिन्होंने अपना सारा साहस जुटा के उस ओलंपिक में गए। और एक तरह से कहा जाए, पेंडेमिक के अंदर, कोविड के अंदर इस ओलंपिक ने टुगेदरनेस की एक नई हिस्ट्री पैदा की, एक नया इतिहास बनाया। इसके लिए शाबाशी बनती है सब देशों की, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की, साथ में आपके जापान की, टोक्यो सिटी का जो प्रशासन है उनकी, और देखा जाए तो उन सब खिलाड़ियों की जिन्होंने सबने मिलकर इस टोक्यो ओलंपिक को एक क्या कहा जाए अविस्मरणीय बना दिया, एक यादगार इवेंट के रूप में कन्वर्ट किया। इसकी भव्यता वैसी थी जैसे एक ओलंपिक की होनी चाहिए, और लोगों का इंतजार, एक्साइटमेंट। लेकिन मैंने अपने जीवन काल में कभी भी भारतीयों को एक ओलंपिक के प्रति इतना एक्साइट होते कभी नहीं देखा, इतनी चर्चा होते कभी नहीं देखी, कि लोग भूल गए कि साथ में क्रिकेट का टेस्ट मैच कहीं चल रहा था, भारत और इंग्लैंड का, और उसकी कहीं चर्चा भी नहीं हो रही थी, जो कम से कम भारत के रिसेंट कई दशकों के खेल इतिहास में एक अनहोनी सी घटना हो गई। खैर, अ, हमारे खेल विशेषज्ञ श्री सतीश के सिंह जी हमारे साथ हैं। खेलों का लोखा लेखा जोखा ऑडिट कह लीजिए, क्या खोया क्या पाया कह दीजिए, या फिर वो यादें जो 15 दिन की हमारे साथ हैं उनको थोड़ा बहुत भारत के संदर्भ में एक संजोने की कोशिश हम करेंगे, आपके सामने पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोगों ने भी जो 15 दिन तक जो मेहनत की है, या फिर कहा जाए कि अपना योगदान दिया है, उसको जज करने वाले तो आप दर्शक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम आपसे जुड़े रहे, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। सतीश जी आपसे जुड़े रहे, और सतीश जी का मैं खास तौर से बहुत बड़ा अभिवादन करूंगा, अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने हिम्मत दिखाई, हमारे साथ जुड़े, और हमने आपको ये ट्रैकर आपके सामने प्रतिदिन हाइलाइट्स के रूप में कहा जाए, या आने वाले दिन की जो घटनाएं उसके रूप में आपके सामने पेश किया। सतीश जी, क्या खोया क्या पाया, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। और आपका जो खेल के प्रति जज्बा है उसको सलाम है। जय हमें हिंद। लगता है कि जय हिंद। सबको लगता है कि सारे भारतीय अब सारे खेलों को सलाम करेंगे, घर घर से बच्चे निकालेंगे जी। और नए चश्मे से देखेंगे, नई जी। उम्मीद से देखेंगे। जी। पहली बात तो ये है। लेकिन इस सबसे भी बड़ी बात ये है कि अगर उम्मीद पे दुनिया कायम है तो टोक्यो के ओलंपिक्स में जो 20,000 लोगों का मेला जुटा पूरे दुनिया भर से, जी। करीब 12,000 एथलीट और 8,000 ऑफिशियल से कम तो होंगे नहीं, जी। तो मैंने अंदाज लगाया 20,000 का। ये आयोजित हो गया टोक्यो ओलंपिक्स, और टोक्यो वालों ने, जापान वालों ने करा दिया, कर दिया। इससे बड़ा ऐतिहासिक कोई अचीवमेंट हो नहीं सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि सब लोग घरों में नजर बंद हैं, और उसमें खिलाड़ी अपने जान की परवाह किए बगैर खेलता रहा, अपना मुजाहरा करता रहा, और पूरे दुनिया से जुटा और जुटाया गया। और उसमें तमाम खतरों के बावजूद इमरजेंसी कोविड प्रोटोकॉल लगे हुए थे। कल जब समापन समारोह हो रहा था तो जापान के प्रधानमंत्री का जब अभिवादन किया गया तो उनके चेहरे से मुस्कान तक नहीं आई। ये क्योंकि उनको ये जो ग्रिम सिचुएशन है उसका पता है। वो कोई मैसेज नहीं देना चाहते थे हंस के या अभिवादन इस तरह से स्वीकार करके। तो ये एक तो सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहा कि जी, वर्तमान है, पेंडेमिक है, न्यू नॉर्मल है, और टोक्यो ओलंपिक्स है, और दुनिया खेलने मतलब जीने पे नहीं, खेल के उसमें पदक पाने के लिए होड़ में लगी हुई है। यानी कि जो जिजीविसा है, इसकी जीत है, फ्यूचर की जीत है, मानव जाति की जीत है। और जो 3 साल बाद ही और एक नया ओलंपिक आएगा, चलो आप कहेंगे कि 1 साल लेट हो गया टोक्यो में, लेकिन ये बात भी तो देखना चाहिए, जो पॉजिटिविटी है कि बस अगला तो 3 ही साल बाद आने वाला।
तो ये एक बहुत बड़ी चीज रही बोरा साहब। कल की जो एक भूमिका थी, जब आखिर में चल रहा था समापन समारोह, मैं बाहर था तो आया मुंबई वापस, तो खास तौर से बीच में भी कोशिश की कि कुछ ग्लिम्पसेस मिल जाएं कहीं से कुछ, तो एक ही थीम आ रही थी कि बाय बाय टोक्यो, हेलो पेरिस 2024। तो कहीं ना कहीं पेरिस की घंटियां अब सुननी शुरू हो गई हैं। पेरिस की कॉल बेल्स जो हैं अभी क्या बोलते हैं ना कि टेलीफोन की घंटियां भी बजनी शुरू हो गई हैं, और उसकी आहट कुछ नजदीक आ गई है। 3 साल दूर है, और कहीं ना कहीं ये 3 साल का समय कोई लंबा समय नहीं होता एथलीट की लाइफ में। और बहुत सारी घटनाएं घटी हैं मेडल टैली के अंदर, खास तौर से हालांकि चाइना लगातार रोज अमेरिका से आगे रहा मेडल टैली में, पर आखिरी दिन जिसे क्या कहते हैं ना, फिर अमेरिका की सुपरमेसी देखने को आई, और उन्होंने 39 गोल्ड लेके एक गोल्ड मेडल के फर्क से चाइना को नंबर 2 पे धकेला, और अपनी सुपरमेसी टोटल मेडल के अंदर बनाए रखी, 113 मेडल और चाइना के 88 मेडल। हालांकि गोल्ड मेडल में 39 और 38 का ही फर्क था। और शाबाशी देनी पड़ेगी जापान को, जो 27 गोल्ड मेडल लेके इस ओलंपिक को उन्होंने अविस्मरणीय बना दिया, तो यादगार रखा जाएगा। एक और घटना घटी थी, इसमें रशिया ऑफिशियली इसमें भाग नहीं ले पाया था, आरओसी के नाम से उसने भाग लिया, रशिया ओलंपिक कमेटी के ध्वज के नीचे, क्योंकि डोपिंग के सिलसिले में देशों को सस्पेंड कर दिया जाता है, रशिया उनमें से एक था। तो सभी लोग जो थे आरओसी के झंडे के नीचे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हालांकि उनके भी 20 गोल्ड मेडल हैं, उनको भी बधाई जो आए हैं। आ, शुरू करते हैं कहीं ना कहीं, क्या क्या यादाश्त हैं सर, एक एक करके उनको चुनने की कोशिश करते हैं फूलों की तरह। सतीश जी। देखिए, ओलंपिक आंदोलन के लिए टोक्यो का आयोजन एक पूरे मानवता की जीत है, वो तो मैंने बताया। जी। लेकिन ये अगर उम्मीद शब्द है, तो आप सबसे ज्यादा मुझे लगता है पूरे दुनिया भर में इतने बड़े पॉपुलेशन में अगर किसी देश में ये उम्मीद की लहर दौड़ी होगी, तो मुझे लगता है कि वो भारत में दौड़ी होगी। जी। सारे लोग आश्चर्य करते थे पूरी दुनिया की, भाई इतना बड़ा देश है और ये आके सिर्फ परेड करता है शुभारंभ में और समापन में और चला जाता है, और कुछ मिलता उलता तो है नहीं। क्या करते हैं लोग? तो जिस तरह से भारत ने इस बार ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल पाया, जी। उससे एक खेल जो है वो भारत में जन क्रांति का रूप ले सकता है। पूरे दुनिया के मानचित्र पे भारत की भी धमक सुनाई पड़ी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और हम जैसा बार-बार हम लोग बात भी कर रहे थे कि अभी तुरंत के तुरंत पेरिस आएगा, सीडब्ल्यूजी से पहले है, वर्ल्ड मीट्स कई सारे हैं, 1 दर्जन होंगे। एशियाड भी है। एशियन गेम्स भी है। तो ये एक भारत के लिए हम समझते हैं कि ये टोक्यो जो है एक बड़ी उम्मीद की किरण लेके आया है। और अभी तो हम लोग मेडल वेडल पे तो बाद में जाएंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा भारत के लिए की दृष्टि से अचीवमेंट है, एक दावेदार के रूप में अचीवमेंट है। और ओलंपिक मूवमेंट में तो भारत बहुत शुरू से ही 5 रिंग से जुड़ा रहा है, तो ये तो कोई बड़ी चीज नहीं होती है, वो तो है ही। लेकिन खेल में प्रदर्शन करके, और तमाम खेलों में इतना बड़ा दल तो पहले अभी हाल में तो नहीं गया था। तमाम खेलों में लड़ के हारे, और आगे जो है ये तो बस शुरुआत है। लोगों को ही भारत में पता चला कि हाँ जी, दावेदारी इतने लेवल पर बड़ी रूप में हो सकती है, 1 गोल्ड और 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज के साथ। तो चलो, कम से कम हम 48वें नंबर पे तो आए 200 देशों में। ये कोई पहले तो हम आते ही में दिखाई नहीं पड़ते थे। 2008 से पहले आप देखिए, 2000 में 1 ब्रॉन्ज मेडल, 96 में बहुत सालों के बाद लिएंडर पेस ने 1 मेडल लिया था। और अब आप देखिए कि 8 में भी 1 गोल्ड मेडल मिला, 1 ब्रोंज था। लंदन में हम 12 लिए, यानी सॉरी 6 मेडल लिए। के लिए थे। और रियो में हम फिर पीछे 2 पे आ गए। 2 मेडल आए, लेकिन वहां पर सिंधु का उदय हुआ। और अब इस बार भारतीय खेलों का सर्वांगीण उदय हुआ है, जो सबसे बड़ी बात है। तो ये है भारत की दृष्टि से। एक तरह से पैराडाइम शिफ्ट भी है, एक इसमें एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक चेंज है, एक टर्न अराउंड है। और मैं समझता हूँ कि जैसे क्रिकेट का 1983 एक मोमेंट था, जहाँ पे टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पर क्रिकेट भारत में पूरी तरह एस्टेब्लिश हुआ और एक कमर्शियल इंटरेस्ट भी उसके अंदर आए। और ये ओलंपिक ने
देखा जाए तो एथलेटिक्स हो या बाकी ओलंपिक स्पोर्ट्स को उस मोड़ पर पहुंचाया है जहां पर 1983 में हमारा क्रिकेट था, देखा जाए तो। और यहाँ से हम वास्तव में कहा जाए टेक ऑफ कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस बार लाल किले से, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मैंने 2 बार पत्र लिखे मनमोहन सिंह जी को भी और मोदी जी को भी, कि जहां मैंने कहा था कि जहां आप शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, एक तीसरा ट्रायंगल का एक हिस्सा और जोड़ दीजिए स्पोर्ट्स का। चरित्र निर्माण भी होगा, देश निर्माण भी होगा। अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन शायद मुझे लगता है हो सकता है इस बार कुछ एक खेल का तीसरा कोना या थोड़ा छोटा कोना एक जुड़ जाए उसके अंदर, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बड़ा स्पोर्ट्स सेंटर हो और भारत के लिए एक क्या कहते हैं कि एक नई उसे गति मिले, नई दिशा मिले, लोगों में नया उत्साह आए और लोग कहें नहीं सिर्फ शिक्षा के अंदर ही हमारा प्रोफेशन नहीं हो सकता, खेलों के द्वारा भी प्रोफेशन हो सकता है। उस हिसाब से सतीश जी एक टर्निंग पॉइंट है, एक पैराडाइम शिफ्ट। जी हाँ, वो तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, ये 1983 मोमेंट आप कह सकते हैं। और ये निश्चित रूप से टर्निंग पॉइंट है, मतलब इधर उधर की कोई बात ही नहीं। अब जनता जो है भारत की वही फोर्स कर देगी, अगर कोई कुछ करता नहीं भी है तो करने लगेगी। क्रिकेट जैसा जन आंदोलन बना, वैसे बाकी खेल भी जन आंदोलन बन जाएंगे, इसमें हमें तो कोई शक नहीं, बिल्कुल शक बिल्कुल। नहीं है। और जिन्होंने खेलों को बढ़िया से देखा है और इतिहास में गए हैं, उसको जिया है, देखा है, तो क्रिकेट तो 83 के बाद की एक जन आंदोलन की घटना है और मनोपटल पे। उससे जी, पहले तो जो बाकी खेल थे उसी पे आदमी का नजर रहता था, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। जी, जी, साथ में जी। क्रिकेट था, साथ में था, लेकिन एकदम ऊपर था और उसके आगे कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था। तो ये बिल्कुल, एक बहुत बड़ा है और सारे देश में एकदम दिखाई पड़ रहा है कि अब कोई चारा नहीं है। आप एक समझिए कि ये पीपल मैनिफेस्टो बन गया, बिल्कुल। समझ गए ना? ये मुझे ऐसा लगता है। इसी ओलंपिक के अंदर हमारा 125 साल पुराना स्लोगन भी चेंज हुआ, सीटीएस, ऑलटीएस, फोर्टीएस, जिसको कि फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर कहते थे। और इस बार एक नया शब्द जुड़ा, कम्युनिस्ट, यानी कि टुगेदर। तो ये 125 साल के बाद परिवर्तन हुआ, क्योंकि जो पीरे दे कुबर्तन जिन्होंने ओलंपिक स्टार्ट किया था, आधुनिक ओलंपिक के जो प्रणेता रहे हैं, उनके खास मित्र थे एक मिस्टर डिल्डो। उन्होंने ये लैटिन के अंदर सीटीएस, ऑलटीएस, फोर्टीएस का स्लोगन दिया था ओलंपिक का। और आज 125 साल के बाद उसको चेंज किया, उसमें एक शब्द डाला, टुगेदर। शायद इसकी बहुत जरूरत थी हमें इस पेंडेमिक में, महामारी के अंदर। और इस शब्द ने भी कहा जाए तो काफी असर डाला। हम सब एक साथ आए। वो जो ग्लूम छाया हुआ था दुनिया के ऊपर, खास तौर से वो जो धुंध छाई हुई थी, उसमें वो धुंध थोड़ी छटी है और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आई है। सबसे पहले बात करेंगे एलियूड किपचोगे की, जो कि मैराथन के महारथी हैं, भीष्म पितामह हैं और ओलंपिक के महामानव देखा जाए तो मैराथन में। उन्होंने फिर से एक रिकॉर्ड समय के अंदर मैराथन इस बार भी जीती। केन्या के एलियूड किपचोगे, अगर एग्जैक्ट मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये सर इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इस महान जो विभूति है हमारी ओलंपिक या मैराथन और केन्या की, ये अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है सर। देखिए, इलियट किपचोगी पहली बार नहीं जीते हैं, दूसरी बार जीते हैं। रियो में भी यही विजेता थे। मजे की बात है कि जो महिलाओं का गोल्ड भी है वो भी कीनिया के नाम गया। जी, दरअसल इतिहास ये कहता है बोरा साहब, कि ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है, जी, लंबी लंबी दौड़ है और मिडिल डिस्टेंस है, जी, और खास तौर से ये मैराथन और लंबी दूरी में, इसी से समझिए कि अफ्रीका महाद्वीप का विश्व खेलों के में वहां पे धमाकेदार जो उन्होंने झंडा गाड़ा था, जी, वही कहानी कही जाती है। जी, वही कहानी लगातार चला रहा है। और आप देखेंगे कि चाहे वो कीनिया हो, युगांडा हो, इथियोपिया हो, मोरक्को हो और कई एक देश हैं, इन्हीं के बीच में इनका संघर्ष रहता है। जी, और इसी में ये है कि अगर वहां उस मैराथन आदि में 3000 मीटर स्टीपल चेज में 5000 10,000 में मेडल, गोल्ड मेडल ना मिले, तो फिर वो वहां पर बहुत दिक्कत हो जाती है। जी, ये तो ये बात है। किपचोगी के बारे में ये कहूं कि किपचोगी चाहते हैं कि 2 घंटे से अंदर जो है मैराथन पूरा किया जाए। उसके लिए उन्होंने कोशिश भी की है और लगभग पहुंच गए हैं। शायद तो एक बार कामयाब भी हुए हैं। हाँ, तो मशीन है वो, मशीन। तो मशीन के आगे आप क्या टिका। और एक और चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, ये वही टोक्यो है 1964 में। जी, 1964 में
जब अबेबे बिकीला ने ब्लैक पावर का, मतलब अफ्रीका के पावर का जो है एक झंडा गाड़ा था, और जी, उसी धरती पर किपचोगी ने उस आंखों से आंसू थे जब लास्ट मेडल दिया जा रहा था, तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो एक स्टेटमेंट है, एक मूवमेंट है, और एक जी, एक बहुत बड़ी चीज है। तो हम तो इतना ही कहेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं थी कि ये जो मैराथन है, ये जो महिलाओं का है, और यहाँ तक कि अब आप देखिए ना, मैराथन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत एक शोडाउन था, बहुत बड़ा संघर्ष था, जैसे लगता है भारत पाकिस्तान का होता है क्रिकेट में, उसी प्रकार से एक गजब तरीके का शोडाउन हुआ। मैं आपको बताता हूँ, नीदरलैंड की एक जो रनर है जी, सिफान हसन, जी, वो पहले अफ्रीका की थी, तो उसने जी, नीदरलैंड की नागरिकता ले ली। तो उसने जी, इस बार चैलेंज फेंका कि वो वर्ल्ड जब एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था, तो उसमें उसने 1500 और 10,000 दोनों शायद जीते थे, यहाँ डबल किया था। और इस बार उसने चैलेंज फेंका कि इस बार वो पहली बार कोई महिला इस तरह से 3 इवेंट में लॉन्ग, मिडिल और लॉन्ग डिस्टेंस में कोशिश करेगी, जिसमें 1500, 5000 और 10,000 मीटर। जी, जी, लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि फिर उसमें एक कीनिया की लड़की ने उसे उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन जबकि फिर भी उसने 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीता है, उसने शिफा देखिए हसन ने। वो जीता। मैं क्या कह रहा हूं, जो शोडाउन था, एक शोडाउन था, और उसमें वो तीसरे नंबर पे आई। वो तो मैं जी, किपगियोन, उसने उसको हरा दिया। तो ये एक शोडाउन इधर भी था, जी, इस तरह के भी शोडाउन थे। और बहुत सारे देशों में अफ्रीका के और जमाइका के एथलीट जाके उन देशों को रिप्रेजेंट करते हैं। जी, आप देखिए तो खास तौर से स्प्रिंट में तो आपको जमाइका वाले भरे दिखेंगे, भरे दिखाई कनाडा देंगे। के टीम में मतलब इस तरह से अगल बगल के टीम में, अच्छे देशों में जहाँ पे पैसे हैं वगैरह सुविधाएं हैं। तो ये भी एक खास बात रही। अभी आप देखिए ना, कतर के जो बाशिम हैं, जी, जिन्होंने गोल्ड मेडल हाई जंप में जीता, और जो जी, इटली के साथ शेयर कर लिया, वो एक बहुत जी, खेल भावना दिखी। जी, तो कतर भी जो है, और कुवैत आदि बाहर से अफ्रीका से एथलीट बुला लेते हैं, और वो अपने देश से उसको खिलाते हैं, और नाम उनका होता है, लेकिन होते तो वो अफ्रीका के। तो जो अफ्रीका का एथलेटिक्स में पावर है, और बाकी खेलों का पावर तो अभी कहें तो पूरी तरह से सामने आया ही नहीं है, जी, और उस मामले में भी ये डार्क कॉन्टिनेंट है या डार्क हॉर्स है। तो अभी आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि तमाम खेलों में दिखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। और इसमें सिर्फ ये मैराथन रनर की कहानी नहीं है, ये इटली के एक अननोन धावक की कहानी भी है, जिसने 100 मीटर के अंदर दुनिया में धमाका मचाया, और दुनिया उसे देखती रह गई कि ये लड़का कहाँ से आया और कहाँ से मेडल चुरा कर ले गया। उसके बारे में आपने पहले काफी चर्चा की है सतीश जी वैसे। देखिए क्या है कि जब आप एथलेटिक्स की ही बात कर रहे हैं, जी, तो इस बार लगता है जैसे एथलेटिक्स में एक प्रजातंत्रीकरण हो गया। जी, मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, तमाम देशों को बहुत सारे लोगों को मेडल्स मिले हैं, और अमेरिका को मेरे ख्याल से 7 गोल्ड मिले हैं। लेकिन आप सामने देखिए तो इटली को, चाहे जमैका को, सबको मिले हैं, और अच्छे से मिले हैं। तो एक तो यहाँ पर थोड़ा सा पदकों का विकेंद्रीकरण हुआ, और इटली जो एक बहुत धमाकेदार प्रदर्शन रहा एथलेटिक्स में खास तौर से, तो वो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं जोसेफ की, जी, वो उसके ऊपर किसी की नजर नहीं थी, कि लोग मानते हैं कि ये जमैका नहीं तो अमेरिका। जी, तो वो भी थोड़ा गोरा चमड़ा वाला था, तो वैसे भी उसके तरफ नहीं देखते हैं, उनको लगता है स्प्रिंट में अब जो ब्लैक्स हैं वही जीतेंगे। तो इस तरह से वो आके उसने धमाकेदार वो वहां पे प्रदर्शन किया कि सबके मतलब होश उड़ गए, नंबर 1। और रिले में भी इटली को जो है गोल्ड मिल गया। तो ये कमाल है। पावर हाँ, हाउस, एकदम से पावर हाउस परफॉर्मेंस है। पावर हाउस बन गया। और वो इटली जहां पर सबसे पहले पेंडेमिक की, कोविड की विभीषिका सामने आई थी बड़े स्तर पर, वहां से
और उसके 4 गोल्ड मेडल हो गए सिर्फ एथलेटिक्स से। 20 किलोमीटर का जो पैदल चाल है, महिला पुरुष दोनों में इटली ने जीता। जी। तो इटली का दमखम बहुत तगड़े ढंग से इस बार दिखा। हालांकि इस बार जमैका की एलेन टॉम्सन सेरा ने 100 मीटर 200 मीटर का गोल्ड जरूर जीता, लेकिन मैं जो अमेरिका से उम्मीद कर रहा था जी। वो चीज इस बार पूरा उस ढंग से नहीं हुई। एक्सेप्ट फॉर जो 400 मीटर हर्डल्स की जो लड़की है सिडनी मैकलॉलिन, वो एक रिले में, और दूसरा एक और कहें तो एक आध चीज और में, जैसे अपने तो डिस्कस थ्रो में ही थी अमेरिका वाली, जी। वो सब ठीक है, लेकिन जो एक दौड़ में जो उनका एक धमक रहता है, जी। वो चीज नहीं हुआ। अब इस बार 400 मीटर हर्डल्स में तो पुरुषों में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड, अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया कार्स्टन वारहोम ने स्वीडन के। तो जी। ये बहुत थोड़ा पदक का छिड़काव हो गया है, सब तरफ चले गए। हर देश बहुत सारे देशों को इस बार मेडल मिला, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। और एथलेटिक्स ही एक ऐसी चीज है कि जो हर देश में खेली जाती है, हर कोई, वो बुनियादी खेल है, मदर जी। ऑफ ऑल गेम्स है। और अपना भी एथलेटिक्स में इस बार झंडा गड़ गया, तो खैर उसको तो हम लोग अलग से बात करेंगे। इससे पहले कि मैं एथलेटिक्स पे आऊं, तो मैं एक खास चीज के ऊपर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि स्विमिंग का चैंपियन हमेशा से देखा जाए तो अमेरिका रहा है, लेकिन इस बार जो टक्कर ऑस्ट्रेलिया ने दी है, जिस हिसाब से स्विमिंग के अंदर वो एक नया पावर हाउस बन के निकला है, कि वो ऑस्ट्रेलिया ने सबको हैरान कर दिया है। इस ओलंपिक में उसके 17 गोल्ड मेडल हैं साहब, 7 उसके रजत पदक हैं, 22 ब्रॉन्ज हैं, और करीब करीब 46 पदक लेके ऑस्ट्रेलिया की ये, एक तरह से कहा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया से कहा जाता है जिसको। तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया एक नया पावर हाउस के रूप में निकला है स्विमिंग के अंदर। ये अमेरिका की जो एक तरह से एक मोनोपोली थी, उसको चैलेंज यहां भी हुआ है सर। देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक स्विमिंग पावर, साइकिलिंग पावर और कई तमाम खेलों में वो स्पोर्टिंग पावर भी है। और मैं गलत अगर नहीं हूं तो जो अगला ओलंपिक के बाद वाला जो ओलंपिक है शायद ऑस्ट्रेलिया में। वो ब्रिस्बेन 2032 है सर। हाँ हाँ। अच्छा, 32। 2032 हाँ ब्रिस्बेन का है। हाँ, तो जो 28 तीसरा में जो शायद अमेरिका में। जो तीसरा शहर होगा हाँ ऑस्ट्रेलिया का जो ओलंपिक होस्ट करेगा। हाँ हाँ, सिडनी मेलबोर्न में तो हो चुका है। जी। चलिए, तो वो हम कह रहे हैं कि वहां पर जो आप एमा मैक्वीन की बात कर रहे हैं, चाहे वो तस्मानिया वहाँ जो प्रदेश है। काइली मैक्यून है, 3 गोल्ड मेडल है। एमा मैक्यून के 4 गोल्ड मेडल है उसके अंदर। टोटल 7 मेडल है एमा मैक्यून के, 3 ब्रॉन्ज भी हैं उसके हाँ, स्विमिंग के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो वही कह रहे हैं ना कि देखिए, ऑस्ट्रेलिया पावर है, और जो मतलब अमेरिका से स्विमिंग में भी एक तरफा डोमिनेशन का रहता है कि माइकल, इससे पहले माइकल फेल्प्स या फिर केटी लेडेकी वगैरह थे। तो केटी लेडेकी का उतना अच्छा प्रदर्शन तो नहीं कहेगा, फिर भी 2-3 गोल्ड मेडल तो है ही शायद। तो वो बात नहीं हुआ, लेकिन वहां पर एक नया सितारा जो है उसका पहले से नाम है, जो साइलेव ड्रेसेल है। जी। उसको भी तो 4 गोल्ड मेडल है, पांच लेकिन जो पांच धमाक, पांच गोल्ड है, 5 गोल्ड 5। सर। अच्छा, तो रिले वगैरह लगा के होगा, ठीक। अमेरिका की 5 गोल्ड है। हाँ हाँ। तो वो, लेकिन एक जो धमक होती है, एक तरफा होता है, पूरा डोमिनेशन होता है, वो भी स्विमिंग में भी उतना देखने को नहीं मिला। और आप सही कह रहे हैं कि बहुत स्विमिंग में भी बहुत इधर उधर मेडल गए, और खास तौर से ऑस्ट्रेलिया में गया, और कई छोटे देशों ने भी जीते। एक लड़की है चाइना की, इसने सेंसेशन बन गई है, क्वेन होंगचैन। 14 साल की लड़की है डाइविंग के अंदर चाइना की, जिसने सेंसेशन पैदा किया 10 का परफेक्ट डाइव लगा के, और वो पूरे ओलंपिक के अंदर चर्चा का विषय भी रही। उसके हम्म। ऊपर भी पैसों की बारिश हो रही है, इनामों की बारिश हो रही है, और पता नहीं क्या क्या उसको दिया जा रहा है। तो वो भी एक तरह से, जैसे भारत में नीरज को एक तरह से एक बहुत शाबाशी मिल रही है, तो वहां पे वो क्वेन होंगचैन को भी बहुत शाबाशी मिल रही है कि 14 साल की उम्र में उसको एक ड्रीम डाइवर के रूप में देखा जा रहा है। तो उसकी भी चर्चा रही है सर। जी अब जी। आते हैं इसके अब अगले हिस्से में, कि एक हिस्सा एथलेटिक्स से छूटा जहां पर आएंगे नीरज पे बाद में, कि भारत ने 4x400 में बहुत अच्छा किया, और शायद मुझे लगता है 9वां स्थान उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन नया एशियन गेम्स रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। और इन लड़कों ने
सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। आप खुद एथलीट रहे हैं सतीश जी, और शायद आपको इससे ज्यादा खुशी नहीं मिल सकती कि जो भारत के एथलीट खास तौर से जो दौड़ने वाली ये जो रेसेस होती है उसमें बेहतर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आती है ना। बिल्कुल आती है। और एथलेटिक्स में भारत का जो ओलंपिक में इतिहास रहा है, अगर बाकी खेलों से मिला लें, एक हॉकी को छोड़ करके, तो सेकंड नंबर पर एथलेटिक्स ही है। जी। मिल्खा सिंह छूट गया, पीटी पीटी उषा का उषा छूट गया, नॉर्मन गुरबचन। पिचाड़ भी जीत चुके हैं 1900 वो के तो अंदर। पहले ना, मैं जी। बात कर रहा हूँ आजाद भारत में कि जी। मिल्खा सिंह हो गए, पीटी उषा का छूट गया, गुरबचन सिंह रंधावा का छूट गया था, एक रेबेलो थे उनका छूट गया, हेनरी रेबेलो थे उनका छूट गया, एक महिला थी जिनका नाम याद नहीं पड़ता मुझे, संधू थी, उसका छूट गया। और मैं आपको 76 के ओलंपिक्स का बताऊं, जी। 76 के ओलंपिक्स में जयपुर के श्रीराम सिंह जी। 800 मीटर के फाइनल में, जी। शिवनाथ सिंह मैराथन रनर, मैराथन में हमारे मैं जहां से आता हूं वहीं के थे शिवनाथ सिंह, जी। 11वें स्थान पे आए थे मैराथन रनिंग में, जी। मैराथन रनिंग, है ना। तो अपना इतिहास उसमें कोई खराब एज सच नहीं रहा, खास तौर से एथलेटिक्स जो कि सबसे कीनली कंटेस्टेड होता है। तो मेरा ये कहना है कि एक समझिए कि एक री इन्वेंशन हुआ है, रिविजिट हुआ और नए स्तर पे हुआ और बड़े लेवल पर हुआ। और जो खास बात ये रही कि जो आप स्प्रिंट है, 100 मीटर का स्प्रिंट था, मतलब जी। 4x400। जी। हाँ, तो उसमें लगभग स्प्रिंट ही है, क्या कहेंगे, 400 मीटर तक स्प्रिंट हम मान ही सकते हैं, लेकिन नहीं भी मानते हैं। तो उसमें भारत का एशियन रिकॉर्ड कायम करना और 3 मिनट में खत्म करना है इसको, 3 मिनट, ये बहुत बड़ी चीज है। हमने देखा कि जो जमैका के महानतम एथलीटों में से एक, हुसैन बोल्ट के बाद योहान ब्लेक, जी। वो कह रहे थे कि वो खुद मतलब देख के मतलब अचंभित थे कि भारत की टीम, जिसको कोई पूछता भी नहीं उसमें, वो 3 मिनट का टाइम निकाल रही है। और थोड़ा सा अपने में और कॉन्फिडेंस होता, ये बात आगे होगी, तो शायद और अच्छा कर सकते थे, फाइनल दौड़ते, जी। है कि नहीं। तो ये बिल्कुल। बात है, ये अच्छा है कि कम से कम वो देख के तो बड़ी खुशी हुई। और अविनाश सावले को देखकर, अविनाश सावले भी जो जिस रेस में 3000 मीटर स्टीपल चेस होता है, वो समझिए कि अफ्रीका का मोनोपोली है, बिल्कुल मोनोपोली है उसमें। इसने अपना फिर से नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया और बहुत अच्छा समय निकाल के तोड़ा है। मतलब 15-20 सेकंड, 20-25-20 सेकंड के लगभग उसने 2 साल के अंदर अपना टाइमिंग कम कर लिया है। तो बिल्कुल। उसे तो बड़ी उम्मीद है। बड़ी और उम्मीद है। तो इससे अब नए सिरे से सारी चीजें होंगी, देखी जाएंगी। बहुत अच्छा लगा देख के अविनाश सावले को और 4x400 क्वार्टेट को देख करके, जबरदस्त। अमोल जेकब, राजीव अरोकिया, और तो दो का नाम अभी मुझे याद भी नहीं है, लेकिन हाँ, वो राजीव अरोकिया और जैकब को तो मैंने पहले भी देखा हुआ है। तो 2010 से मैं तो आरोकिया को देख रहा हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, ये लिफ्ट ऑफ है। और अपना ही कम से कम एथलेटिक्स में ही हम अपना पुराना रिविजिट कर रहे हैं, ये छोटी चीज नहीं है। बिल्कुल। इसके साथ ही ये ओलंपिक महिला शक्ति के उदय के रूप में भी जाना जाएगा, और भारत के संदर्भ में खास तौर से बाई विस्कर हमने 2 कांस्य पदक मिस किए, एक महिलाओं की हॉकी के अंदर और एक खास तौर से आदिति का जो गोल्फ के अंदर था जो गया। और भी कई जगह ऐसा हुए कि जहां पर हम बड़ी मामूली से मार्जिन से देखा जाए तो हम थोड़ा-सा नीचे रह गए। वो जिंक्स ऑफ क्या कहते हैं ना, 4th प्लेस अभी तक से कभी-कभी साथ में चलता रहता है, टॉप 3 में आ नहीं पाते हैं। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस हमेशा याद रखी जाएंगी। आदिति ने जो गोल्फ में किया, और सचिन तेंदुलकर ने उनको खास तौर से बधाई दी उनकी परफॉर्मेंस के लिए। महिला हॉकी टीम हारी तो पूरा भारत रोया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पुरुष जीते तो भारत रोया, महिलाएं हारी सेमीफाइनल में तो भारत रोया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। देखिए बोरा साहब, तो ये हाँ जी, महिला शक्ति भारत के संदर्भ में कहा जाए तो काफी आई है, पर उसका अभिवादन होना चाहिए। बिल्कुल अभिवादन है, बिल्कुल अभिवादन है। और आप पुरुष और महिला को अलग करके कम से कम खेल में तो नहीं देख सकते, ऐसे भी नहीं देख सकते, जी। लेकिन खेलों में तो नहीं देख सकते। जी। अरे भाई, मिल्खा सिंह के बाद नाम तो पीटी उषा का ही आता था, बिल्कुल।
है, पीवी सिंधु का ही आता है, सानिया मिर्जा का ही आता है, तो महिलाओं को आप कैसे छोड़ सकते हैं? सवाल ही नहीं है। और महिलाओं का आप जो कह रहे थे 1-2 मेरे ख्याल से 4-5 मेडल चूक गए। 4-5 मेडल मैं मानता हूं कि कमलप्रीत शूटिंग के का अंदर मेडल भी है, चूक गया। शूटिंग में है, कमलप्रीत का कुश्ती में है। तब कि कुश्ती में छूटा, पीवी सिंधु फाइनल खेल सकती थी, लवलीना बोरगोहेन, मैरी कॉम का मेडल छूटा और विवाद भी रहा। कमलप्रीत। लवलीना लवलीना सिल्वर जीत सकती थी। सिल्वर तो नहीं, सिल्वर तो जीत गई। हाँ जी, हाँ? सिल्वर जीती ना ये, लवलीना ब्रॉन्ज जीती। ब्रॉन्ज। अच्छा हाँ ठीक है, वो हाँ हार गई। तो बहुत कुछ हो सकता है, खासतौर से कुश्ती में विनेश फोगाट का बड़ा ही एक अनसेरेमोनियस एग्जिट हुआ। बाकी जो लड़कियां थी वो भी अम, अच्छी थी, लेकिन नहीं हो पाता है कभी कभी, क्या कर सकते हैं। और बहुत तरह की, अदिति अशोक का आपने जिक्र कर ही दिया। तो ये तो महिला शक्ति का उदय तो बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। और आप देखिए ना, आप महिलाएं हमको तो लगता है कि पुरुषों से ज्यादा अच्छा कर सकती हैं इंडिया में, ये मेरा मानना है, कर सकती हैं। बिल्कुल। और आपकी नजर में जब हम ये क्या खोया क्या पाया आयोजित कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या आपकी नजर में दर्शक मित्रों ये जरूरत पड़ी तो हम इसके बाद भी एपिसोड करेंगे, क्योंकि ओलंपिक 15 दिन इतना कुछ देकर हमें गया कि जिसको हम एक 30 40 50 मिनट के अंदर समेट नहीं सकते हैं। तो इसके ऊपर लगातार बात होगी, बाद में भी होंगी, और इसके छूटे हुए जो कुछ पहलू हैं वो भी आपके सामने लेके जरूर आते रहेंगे। लेकिन सतीश जी, और ऐसी कौन सी चीजें जिसको आप कहेंगे कि जो बहुत बड़ी हाइलाइट्स थी, जिनको आप अपनी ओर से इंगित करना चाहें? देखिए, टोक्यो में न सिर्फ दुनिया ने पाया ही पाया, भारत ने भी सिर्फ पाया ही पाया, खोया कुछ नहीं, जी। ऐसा मेरा मानना है। जी। आप कहेंगे शूटिंग में मेडल नहीं मिला, तो शूटिंग भी भारत की अगर आप स्टोरी देखिए तो ये 5-7 सालों की स्टोरी है। जी। ये बच्चे बच्चे को शूटिंग सिखा दिया देश में, और वो लोग इतना प्रोडिजी होके इतना अच्छा करने लगे। तो ये सब तो होता ही रहेगा, इससे कॉन्फिडेंस हुआ। और आगे आने वाले शूट आउट जरूर हो गया शूटिंग का, लेकिन हम तो आगे कह ही सकते हैं ना कि वर्ल्ड में पावर है, शूटिंग पावर है। और ये पहला ओलंपिक है जिसमें भारत के दमखम का शूटिंग में मुजाहिरा था, खास तौर से पहला ही है। और लगभग लगभग सारे इवेंट में हमारे शूटर्स थे। चलो वो कोई बात नहीं, सिर्फ हमने पाया ही पाया, मैं तो ये मानता हूँ, और दुनिया ने भी जो है सिर्फ पाया ही पाया, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और कोई खास हमने कुछ खोया नहीं, कुछ भी नहीं खोया। खोया होगा थोड़ा बहुत हमारे देश में क्रिकेट वालों ने थोड़ा खोया हुआ, कि सारा कोई लाइमलाइट उन्हीं के ऊपर, फोकस उनके ऊपर, स्पॉन्सरशिप उन्हीं के ऊपर, राजनीतिज्ञों का उसमें एंट्री और वो कब्जा या उनका प्रभुत्व क्रिकेट के ऊपर। कुछ भी कर लो क्रिकेट, कुछ भी कर लो क्रिकेट, हर कोई क्रिकेट सोचता है, खाता है, पीता है, चलता है, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, क्रिकेट होना चाहिए, अच्छा है, लेकिन साथ वाले खेलों के लिए तो इसमें सिर्फ पाया ही पाया, और पा गए हैं। आप ही कह रहे थे कि कोई टेस्ट मैच की चर्चा नहीं कर रहा है, सर, तो अब टेस्ट मैच टेस्ट की मैच की चर्चा नहीं चर्चा थी। भी करे, T20 की चर्चा करे, आईपीएल की चर्चा करे, सबकी चर्चा हो, लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ इसके आगे कोई और चर्चा ही ना हो। चर्चा ही ना हो। ये और तो गलत है। अच्छी बात ये हुई है कि क्रिकेट की कमेंट्री करते करते सुनील गावस्कर कमेंट्री छोड़कर और गाना शुरू कर दिया, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। आशीष नेहरा ने डांस करना शुरू कर दिया। और खास तौर से एक ट्वीट ऐसा है जिसको मैंने बड़ा एंजॉय किया, और वो वीरेंद्र सहवाग का था। और खास तौर से जब नीरज चोपड़ा जीते जीते उसमें गोल्ड मेडल जीते, तो पता नहीं कमेंट्री कर रहे थे, कमेंट्री करते करते या ट्वीट लिख दिया, उसमें लिखा है बड़ा मजेदार, क्रिकेट गया तेल लेने। तो देखो जी, मैं ऐसा है, तो एक बात बताऊं आपको, देखिए ये कितनी बड़ी त्रासदी है और एक कमेंट्री है भारत के खेल और खिलाड़ियों की स्थिति के ऊपर। दो बातें सिर्फ बताना चाहूंगा। जी। रॉजर बिन्नी जो थे हमारे भारत के, वो जी। एक जेवलिन थ्रोअर थे, ओ, ये मुझे समझ नहीं रहे हैं। पता था। और फिर वो क्रिकेट में चले आए। जी। टीसी योहानंद थे, भारत के लॉन्ग जंपर थे, 1974 के क्या नाम है, टोक्यो सॉरी
तेहरान एशियन खेलों के लॉन्ग जंप के गोल्ड मेडलिस्ट थे, उनका बेटा क्रिकेट में आया। टीनू और हनानन नाम है उसका, केरला। ठीक है, अब आप ये देखिए कि हमारा जो स्वर्ण पदक विजेता है ये नीरज चोपड़ा, वो भी क्रिकेट में आना चाहता था। और कमलप्रीत तो हाल हाल तक सोच रही थी कि हम क्रिकेट ही खेलें। तो ये इस खेल का इतना ज्यादा दबदबा है कि ये खिलाड़ियों के मन पे, सबके मन पे, हर घर से सब लोग सचिन तेंदुलकर समझते हैं हो जाए। जी तो इस तरह से मतलब पूरी तरह से कब्जा है। ये नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, अरे भाई भाई कुछ समय, बहुत दिन पहले तक, आप थोड़ा पहले चले जाएं तो हम आपको एक कहानी और बताएंगे और इसी से सारा कहानी कह दी जाएगी। जी भाई धोनी भी तो टीटी था। सही बात है। धोनी भी तो टीटी ही था, टिकट काटता था ट्रेन में। ठीक है ना, मैं उसकी पूरी कहानी जानता हूँ, मेरे घर के बगल का है। फिल्म भी बनी है उनके ऊपर। हाँ, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त कहानी बताता हूँ। हमारे मित्र थे स्वर्गीय जसदेव सिंह, जी जी बहुत नजदीकी मित्र थे। वो आवाज थे, खेलों की आवाज, रिपब्लिक बिल्कुल डे, बिल्कुल सबकी आवाज थे, वो देश बिल्कुल की आवाज थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जसदेव सिंह ने मुझे एक बार बताया कि हमें क्रिकेट खिलाड़ी कहते थे, वो क्रिकेट की भी कमेंट्री करते थे। जी तो उन्होंने कहा कि देखो हमको, हमें क्रिकेट वाले बताते थे, और बिशन सिंह बेदी ने भी मुझे बताया था। हम अब दूसरे की बात क्या करें, बिशन सिंह बेदी भी हमारे बड़े अच्छे मित्र। तो उनका, उन लोग का कहना था कि कभी कभी क्या होता था कि हम लोग एक मैच का फैसला 4 दिन में हो जाने की उम्मीद रहती थी, लगता था कि आज 4 दिन में फैसला हो जाएगा, हार जाएंगे जीत जाएंगे। तो हम लोग क्या करते थे कि इसको एक दिन ज्यादा ले जाते थे, 5वें दिन, क्योंकि 5वें दिन का फीस मिल जाएगा। समझे? ये क्रिकेट की स्थिति थी कि बिल्कुल 5वें सही दिन की फीस लेने के लिए 1,000 5,000 जो भी 1,500 मिलता था उस समय। ये बिशन सिंह बेदी तक की बात मैं कर रहा हूँ। बिशन सिंह सही बेदी सही 80s कहा। में कैप्टन थे भाई, सही कहा। 80s तक कैप्टन रहे हैं, 80s में शुरुआत में। उसके बाद फिर कपिल देव बने, तो या गावस्कर बने, जो भी। तो ये स्थिति क्रिकेट की भी थी। और मैंने खुद ये महसूस किया है कि हम तो उस समय छोटे छोटे बच्चे थे, तो क्रिकेट चढ़ रहा था, मैं नहीं कहूंगा नहीं चढ़ रहा था, लेकिन बाकी जो हॉकी वगैरह थी, एथलेटिक्स वगैरह थी, बढ़िया इंडिया में वॉलीबॉल होता था, बढ़िया बास्केटबॉल होता था, जबरदस्त होता था, है कि नहीं? तो वो उन लोग उन खेलों का, फुटबॉल, फुटबॉल 1900, बहुत कम लोगों को मालूम है और ये जानना चाहिए देश को, कोई बताता नहीं है ठीक से, कि 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक में भारत की फुटबॉल टीम जो है सेमीफाइनल में थी। सेमीफाइनल में थी। और अब तब वो बंदिश भी नहीं थी कि 23 से कम उम्र के सारे खिलाड़ी रहेंगे, सिर्फ 23 से ऊपर का रहेगा, ये बंदिश भी उस समय नहीं थी। इसका मतलब फुटबॉल में हम वर्ल्ड क्लास के थे, वर्ल्ड क्लास के थे। भले ही नंगे पैर खेलते थे। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि इतना बड़ी चीज अगर थी ये देश में, तो कहाँ ये खो गया? और कैसे जो है क्रिकेट से अभिभूत होकर सारे अपने लोगों को क्रिकेट खिलाने लगे। आप पीवी सिंधु की परिवार की बात कर लीजिए ना, उसकी माँ और उसका पिता रमन्ना दोनों भारत के लिए वॉलीबॉल खेलते थे। जी उन्होंने मतलब उनको भी लगा होगा कि इसको खिला दें, क्या कहते हैं, क्रिकेट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खेल होना चाहिए क्रिकेट, और सारे खेलों के साथ अच्छा व्यवहार कर। मैं बार बार एक उदाहरण देता हूँ, सब लोग कहते हैं अरे बाकी तो चलता नहीं है खेल, बाकी को देखता कोई नहीं है, बाकी कोई खेलता नहीं है, बाकी दर्शकों को चाहिए नहीं होता है। हमें आप ये बता दीजिए, हमें ये बता दीजिए कि ये जो कबड्डी है कब की पैदाइश है? तो ये बिल्कुल आदिकाल से भारत में। बिल्कुल। लेकिन क्या कोई कबड्डी का एशियन खेलों में भी जिक्र होता था क्या? नहीं। एक 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 डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स हुआ करता था। और आपको जान के दुख होगा, हमको भी दुख है, कि भारत के पास न महिलाओं में न पुरुषों में अब गोल्ड तक नहीं रहा कबड्डी। हाँ, ईरान ले गया था पिछली बार, मुझे याद है। कोरिया। एशियाड की बात है। ईरान ने, हाँ, हथियार लिए थे दोनों के तो दोनों, देखा ये जाए तो। 3-4 साल में एक
ब्रॉडकास्टर्स ने इसका एक प्लानिंग बनाया और 3-4 साल 5 साल में फिर कबड्डी को खड़ा कर दिया। तो बाकी खेल कैसे नहीं खड़े हो सकते, मैं यही पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है और आपका जो इस मामले में जो थोड़ा एक आक्रोश है, वो भी बिल्कुल सही है और नहीं जायज़ है। आक्रोश नहीं है, सच्चाई बोल क्षोभ रहा हूँ, क्षोभ आक्रोश रहता क्या है है। माइंड के अंदर कि हाँ, व्यवस्थाएँ ऐसी होती हैं जो खेलों को नीचे कर देती हैं, खिलाड़ियों को नीचे कर देती हैं, हमारे पोटेंशियल को डाउन कर देती हैं। पर उम्मीद है कभी ना कभी तो वो नई सुबह कभी तो आएगी। हम उसी कभी-कभी का नहीं, अब कभी-कभी कुछ नहीं, अब आ गई अभी-अभी, अब बिल्कुल। अभी ही और होगी, हो और गई है। जाने से पहले मैं नवीन पटनायक जी को सलाम करना चाहूँगा, जिनके हॉकी के अंदर जो एक महानायक के जो एफर्ट्स हैं, भीष्म पितामह के जो एफर्ट्स हैं, उसको हम ज़रूर कहेंगे कि नवीन जी आपने जो किया और चुप रह के किया क्योंकि आप पर्दे पे कहीं नज़र आते नहीं हो, जैसे कि बाकी पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन पर्दे के पीछे रह के आपने वो काम कर दिखाया, जो शायद भारत के बाकी जो स्टेट्स हैं, उनके लिए एक लेसन होगा। और हाँ, जाते-जाते मैं गोल्डन बॉय की चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा नीरज की थोड़ी-सी। जी, मैं नीरज की बाद में चर्चा करता हूँ, 2 बातें दिमाग में आ गई। जी, आपने नवीन पटनायक की बात कही, नवीन पटनायक पॉलिटिक्स में भी नहीं दिखते। जी। आप खेलों की ही बात सुनते हैं। मैंने वर्ड कहे थे 2 एपिसोड पहले कि वो 7 पर्दों के पीछे रहते हैं वो, जी, बाहर ही जी, नहीं जी। आते हैं वो। हाँ, देखिए वोरा साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये मौका है, जो पहले हुआ करता था अब नए तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, जितना जो स्कूल लेवल है, कॉलेज लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ज़ोनल लेवल है, कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज़ हैं, इनके बीच जो है खेलों का पूरा कॉम्पिटिशन का, ट्रेनिंग का, सबका, एकेडमी का, कोचिंग का, स्पॉन्सरशिप का एक जाल बिछाना अभी एक तुरंत के तुरंत होना चाहिए और इस पर काम करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि सरकार से ही पैसा मिले, है कि नहीं? अब प्राइवेटाइज़ेशन इतना ज़ोरों पर है देश में, सब कुछ प्राइवेट ही हो रहा है, तो प्राइवेट वालों को अपना फंड लगाएँ और इस चीज़ को करें, है कि नहीं? और उनको तो अभी तो देखा जाए तो सस्ते में ऐड भी मिल जाएँगे, अब नीरज चोपड़ा से करा लो, अगर माँगेगा नहीं सुनिए तो, मान लीजिए कि अगर ऋषभ पंत माँगेगा 5 करोड़, तो नीरज चोपड़ा से तो 1 ही करोड़ में काम चल जाएगा। तो आप ये भी तो देखें कॉर्पोरेट्स, तो ये है एक खास बात। और नीरज चोपड़ा की जो आप बात कर रहे हैं, तो नीरज चोपड़ा जैसा आप पहले भी बता चुके हैं, ये तो रियो में ही जीत जाता। लेकिन नीरज चोपड़ा जो एक खेल का कल्चर है, खेल का एडमिनिस्ट्रेशन है, खेल का रिवार्ड है, जो हरियाणा में पहले शुरू हुआ, मैं कहूँगा। पंजाब में, केरला में, बहुत सारे प्रदेशों में है। उसका वो एक पैदाइश है कि वहाँ बच्चे से जो है किसान अपने बच्चों को या लड़की हो या लड़का हो कुश्ती या बॉक्सिंग या जो भी काम कराने में चूकता नहीं है। वो कहता है तू घर में क्या कर रहा है? जा पहले बाहर जा, खेल के आ, ये करके आ। मुझे तो जब मजा आया और बहुत अच्छा लगा मुझे कि देखो जी सच कितना बोलते हैं। महावीर फोगाट का जो चाचा है, ताऊ जी हैं विनेश फोगाट के, तो एक दुख होता है तो आदमी कहता है नहीं जी आज नहीं खेल पाई होगी, कुछ हो गया होगा। उसने ये कहा जी अब वो लड़की जी बहुत खराब लड़ी। वो उसके एब्सेंस में ही वो इतने खिन्न थे। तो ये एस्पिरेशन है, ये माइंड में कंपटीशन है। तो ये वाली चीज कहाँ से आती है? रिवार्ड से आती है और एंटिसिपेशन और रिवार्ड से आती है। ये सारी चीजों को 360 डिग्री अप्रोच पर लेके सारे खेलों को आप शामिल करो ना। हम तो चाहते हैं कि क्रिकेट भी ओलंपिक में शामिल हो, क्यों नहीं हो, होना चाहिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि क्रिकेट के चलते बाकी चीज नहीं मरने चाहिए। और अच्छी बात बिल्कुल, है कि क्रिकेट वाले भी ताली बजा रहे हैं, जी। बहुत अच्छी बात। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है और हमने पहले ही वादा किया है कि न्यूज़ टाइम के ऊपर के दर्शकों को हम अपनी क्षमा जलाए रखेंगे खेलों के प्रति। और आपको ये भी बताएँ कि हमारा एक और चैनल है ईएनई जिसको आज ही हमने एक तरह से वो एक्चुअली नेचर क्लाइमेट के बारे में काफ़ी उस पर हम बात करते हैं। लेकिन उसको आज की डेट में आज हमने उसको कन्वर्ट किया है खेल खिलाड़ी यानी यानी के अंदर। तो हम उसके अंदर अब पूरा वो चैनल एक तरह से कहा जाए 80% जो है खेलों को समर्पित कर रहे हैं और उसके अंदर लगातार उसमें विभिन्न खेलों के बारे में बात करते रहेंगे, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, भारत में जो खेल हो रहे हैं, बाहर से जो कनेक्ट है, उसके बारे में लगातार हम आपसे बने रहेंगे।
क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे, एनवायरनमेंट जो जिससे मुझे बहुत मोहब्बत है, खासतौर से मैं बात करता रहता हूँ उसकी। लेकिन खेल खिलाड़ी को प्रमुख उसमें बड़ा सेगमेंट दिया जा रहा है कि ज़्यादा करके 70-80% तक उसमें खेल खिलाड़ी के आपको एपिसोड्स अब मिलेंगे, चाहे उसमें टॉक शोज़ हों या उसके बारे में बातचीत हो। तो हमारा समर्पण खेलों के प्रति है और रहेगा, और खास तौर से ओलंपिक स्पोर्ट्स के प्रति। दर्शक मित्रों, आपको याद दिला दें कि ओलंपिक में कहानियाँ अनगिनत हैं, इनका कोई अंत नहीं है। ये कहानियाँ धीरे-धीरे निकल कर आएँगी। हमको देखा जाए तो आनंद भी देंगी, हो सकता है कई जगह क्षोभ भी उत्पन्न हो। लेकिन हमारा आपसे एक वादा है कि हम अभी ओलंपिक के बहुत सारे पॉइंट्स बाकी हैं, जिसको लेके मैं अगले अंक में आपके साथ में आऊँगा। क्योंकि हमें समय की बाध्यता भी देखनी है, मेहमानों के समय की बाध्यता भी देखनी है। हालाँकि ये एपिसोड भी काफ़ी लंबा हो गया देखा जाए तो, लेकिन फिर भी सम अप करना था कुछ ना कुछ। तो आने वाले समय में बहुत जल्दी हम फिर से एक बार फिर से ओलंपिक के ऊपर एक खास तौर से कुछ और जो पॉइंट्स बच गए हैं, उस पर बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के बाद फिर हम धीरे-धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे। शुक्रिया तो बनता है, और शुक्रिया बनता है सतीश के सिंह जी का, जो अपने आप में इंस्टीट्यूशंस हैं, अपने आप में एक क्या कहता है कि एक पैशनेट व्यक्ति हैं, खेलों से जुड़े हुए हैं, खेलों की गहन जानकारियाँ रखते हैं, और जितने प्यार, मोहब्बत से, शिद्दत से वो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े पिछले 15 दिनों से ओलंपिक में, या 20 दिनों से कहा जाए, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनको धन्यवाद कैसे व्यक्त करूँ देखा जाए तो। आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, हाथ जोड़कर आभार व्यक्त कर सकता हूँ कि बस मैं ये कहूँगा बोरा साहब कि एक छोटे से स्कूली खिलाड़ी को स्कूली खिलाड़ी जो स्कूल और कॉलेज के लेवल पर उसके बाद छोड़ दिया, उसको आपने अपने कार्यक्रम में अपना उद्गार व्यक्त करके उस खिलाड़ी को, एक एथलीट को आपने एक मेडल दे दिया। जय हिंद। आप ये मत भूलिएगा कि ये सतीश जी का बड़प्पन है। सतीश जी तो जी न्यूज़ के बहुत बड़े पदों पर, संपादक पदों पर बरसों बरस रहे हैं, और हिंदुस्तान में टीवी की दुनिया में, खास तौर से टीवी न्यूज़ की दुनिया में अक्सर डिबेट में आप सतीश के सिंह जी को प्रतिदिन ही देखते हैं। तो हमारा सौभाग्य रहा है कि वो हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ आके ओलंपिक के बारे में बातें की, और मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता अटूट है, अभी है, आगे भी रहेगा, क्योंकि हमारा जय हिंद कहने का सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, लगातार बने रहना चाहिए। ये देश बड़ा है, और देश सबसे बड़ा रहेगा, देश का झंडा सबसे ऊँचा है, इसलिए जय हिंद आप सबको।